बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो है ये है कार्डियक डिजीज़ इन प्रेगनेंसी का जो शॉर्ट केस है उसके ऊपर। आप ये कह लें जैसे कि एक खुद से मैं वीडियो बना रहा हूँ शॉर्ट केस के ऊपर। और जो हमारा शॉर्ट केस है वो है कार्डियक डिजीज़ इन प्रेगनेंसी। तो इसमें मींस मैं कोशिश करूँगा कि जैसे हम शॉर्ट केस में क्या क्या बातें मींस इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन सी बातें मेरा मतलब है इम्पॉर्टेंट होती हैं कार्डियक डिजीज़ इन प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हमें मांगनी चाहिए। फिर मैं कोशिश करूँगा कि उन इन्वेस्टिगेशंस को मांगना कैसे है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर मैनेजमेंट को किस तरह एक्सप्लेन करना होता है। और फिर जो कुछ क्वेश्चंस देखें, शायद सारा तो नहीं कवर किया जा सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जैसे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी कुछ जैसे थ्योरेटिकल डिटेल्स के ऊपर मींस इस वीडियो में मैं थोड़ी बात करूँगा। और फिर ये है कि फिर इस जो ये जो लेक्चर है इसके कुछ पार्ट जो है वो मैं शेयर करूँगा, पूरा मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा मींस अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा मींस हार्ड वर्क या बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं ये बनाता हूँ। लेकिन फिर वो जैसे मैं पहले शेयर करता था या करता हूँ तो वो फिर थोड़ा मिस यूज़ भी हो जाते हैं। तो बहरहाल अपने कोर्स की इंटेग्रिटी को मेंटेन और अपने जिस तरह होता है ना हार्ड वर्क की वर्थ को थोड़ा मेंटेन रखने के लिए जो है ना ये मैं सारा शेयर नहीं करूँगा। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, कुछ पार्ट मैं शेयर करूँगा मींस जस्ट टू हेल्प आउट। ठीक है, तो चलें कार्डियक डिजीज़ इन प्रेगनेंसी। अब ये कार्डियक डिजीज़ इन प्रेगनेंसी जो है जब मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग के दौरान में और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान में एक ही केस मैंने प्रेजेंट किया। जैसे आप प्रेजेंट करते हैं मॉक प्रेजेंटेशन जैसे होती है, एक ही केस मैंने प्रेजेंट किया, इसके अलावा कोई केस प्रेजेंट नहीं किया, गायनी ऑप्स कुछ भी नहीं, खुद ही मैंने तैयारी की, मीन्स खुद ही जाके मैंने दिया। और लेकिन एक केस मैंने प्रेजेंट किया था, वो था कार्डियक डिजीज़ इन प्रेगनेंसी का। ठीक है, तो चलें बहरहाल। अब सबसे पहले तो ये होता है कि देखें शॉर्ट केस हो या लॉन्ग केस हो, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के ये वाले पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, ये कितने 15 पॉइंट्स बनते हैं। इन 15 पॉइंट्स की कहीं ना कहीं हर पॉइंट की इम्पोर्टेंस है। नेम, एज, हस्बैंड नेम, रेजिडेंस, मींस रेजिडेंस की ये इम्पोर्टेंस है कि अगर आपने ये बेसिकली कार्डियक डिजीज़ इन प्रेगनेंसी का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये मींस हर ऑब्स्टेट्रिक्स के केस का इंट्रोडक्शन है। अब रेजिडेंस को आप इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि अगर पेशेंट प्लेसेंटा प्रीविया है, एपीएच है, आप कहते हैं कि मैं इसको 2 हफ्ते या 4 हफ्ते हॉस्पिटल में रखना चाहता हूँ, और वो आपसे पूछते हैं क्यों, तो आप कहते हैं देखें ये मींस 4 घंटों के फासले पर आई हैं गांव से, तो मैं इनको वापस भेजूंगा, अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई तो इनको वापस पहुंचने में प्रॉब्लम होगा। यानी कि जस्टिफाई बेसिकली जब आपने करना होता है, जब आप कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं और एग्जामिनर आपसे काउंटर आर्ग्यूमेंट करता है, तो जस्टिफाई करने के लिए आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में रीज़न ढूंढते हैं। तो ये जो 15 इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं जब मैंने बनाए थे तो मींस ये सारे आपके लॉन्ग केस के अंदर, क्योंकि लॉन्ग केस में डिस्कशन ज़्यादा होती थी, टाइम भी ज़्यादा होता था। शॉर्ट केस में टाइम थोड़ा है तो शायद वो इतनी मीन्स जिस तरह होता है इतनी माइनर डिटेल्स में ना जाएं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये 15 पॉइंट्स हैं। एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन से पेशेंट की अवेयरनेस, डायबिटिक पेशेंट है तो आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट पढ़ी लिखी है, मैं उसको समझाऊंगा कि इंसुलिन ऐसे लगाई जाती है, पेशेंट घर जा सकती है। एक अनएजुकेटेड पेशेंट है, एक अनपढ़ पेशेंट है, उनको गांव से आई हैं, उनकी एजुकेशन नहीं है, तो उनको क्या पता यूनिट्स ऊपर नीचे कैसे करने हैं, कैसे मींस वो जिस तरह इंसुलिन को लगाना है। तो कहीं ना कहीं आप ये बताते हैं कि मैं इनको गाइड करूंगा, मैं पहले हॉस्पिटल में रखूंगा, फिर मैं गाइड करूंगा कि अपने किसी लोकल वहाँ पर डिस्पेंसर से या नर्स से या डॉक्टर से आप ये इंजेक्शन लगवा सकती हैं। इस तरह मींस कि ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हैं। कज़न मैरिजेस, कज़न मैरिज अनोमलस फीटस के अंदर कज़न मैरिज, हाइड्रोप्स फिटालिस के अंदर कज़न मैरिज, मैरिड फॉर कहीं ना कहीं अगर 10 साल बाद प्रेगनेंसी है, प्रेशियस प्रेगनेंसी है, तो आप मींस अगर आप इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कराना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जी देखें प्रेशियस प्रेगनेंसी है, मैं इसलिए इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करना चाहता हूँ। तो ये मींस कि हर पॉइंट जो है ये किसी रीज़न की वजह से ही मैंने उस टाइम इंट्रोडक्शन में लिखा था।
फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने अपने जो इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने सोचा हुआ था कि ग्रेविटी, पैरिटी और इनकी डिटेल्स जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन में ही पूछ लेनी है कि कितने बच्चे हैं सीधे रास्ते से हुए, ऑपरेशन से हुए, मींस बच्चों का वज़न ठीक था, कोई मसला तो नहीं हुआ, कोई शुगर ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं था। यानी कि जो ऑब्स्टेट्रिक की हिस्ट्री है वो मैंने इंट्रोडक्शन में ही पूछ लेनी है ऑब्स के केस के अंदर ना, क्योंकि ऑब्स ऑब्स केस के अंदर ऑब्स्टेट्रिक की हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। तो ये मींस यहीं पे पूछ ली। फिर एलएमपी, एलएमपी देखें, एलएमपी अव्वल तो कुछ मींस अनश्योर ऑफ डेट्स भी हो सकता है, लेकिन अनश्योर ऑफ डेट्स हो जाए तो उसको भी फिर निकालने के तरीके होते हैं, लेकिन शॉर्ट केस में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम नहीं है। बहरहाल हम अज्यूम करते हैं कि पेशेंट को एलएमपी पता है, तो ये याद रखें कि एलएमपी जैसे ही पेशेंट बताता है उसकी ईडीडी निकाल कर उसका पीओजी उसी टाइम पर निकालना होता है, क्योंकि आप ये बड़ा आई कैन अंडरस्टैंड कि टाइम थोड़ा है शॉर्ट केस के अंदर, शॉर्ट केस के अंदर टाइम थोड़ा होता है, 10 मिनट्स में हिस्ट्री एग्जामिनेशन करना है। लॉन्ग केस होता था उसमें 30 मिनट्स होते थे। तो कहीं ना कहीं मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अगर पीओजी आपने सही नहीं निकाला तो ये नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, एक आधे दिन का तो मार्जिन मिल सकता है कि 30+4 की बजाय 30+5 आपने निकाल लिया या 30+3 निकाल लिया, लेकिन अगर 32 वीक्स की प्रेगनेंसी है और आपने 30 वीक्स निकाले हैं तो ये मेरा सारा आपकी केस की मैनेजमेंट ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो तो IUGR बन जाएगा। आपकी नज़र में वो IUGR बन जाएगा, या आपकी नज़र में मेरा मतलब है कि वो आप 30 वीक्स पे मैनेज कर रहे हैं तो उसका 37, 38, 39 उसका देर से बनेगा अगर वो 32 वीक्स की प्रेगनेंसी है। तो ये याद रखें कि पीओजी जैसे ही पेशेंट एलएमपी बताता है, ईडीडी के साथ ईडीडी निकाल कर उसका पीओजी उसी टाइम पर निकाला जाता है, ताकर ताकि जो है उसकी मैनेजमेंट जो है प्रॉपरली की जा सके। अब फिर एग्ज़ाम में बास सेंटर्स के ऊपर वो एलएमपी वाला जो व्हील होता है उसको ले जाने की इजाज़त होती है, तो उससे ज़्यादा आसानी हो जाती है। नेक्स्ट, डेट ऑफ एडमिशन, ओपीडी इमरजेंसी मींस कि कितने दिनों से पेशेंट यहाँ पर है, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, हमें कुछ आइडिया हो। फिर कहाँ से जैसे इमरजेंसी या ओपीडी से दाखिल हुई, और फिर हॉस्पिटल कौन सा है। मींस ये आखिरी तीन का शायद अब इतनी वैल्यू नहीं है लॉन्ग, लेकिन मैंने बहरहाल एक पूरा जैसे एक इंट्रोडक्शन का पैटर्न होता है कि ये 15 क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन के अंदर कहीं ना कहीं हमने पूछने होते हैं। लेकिन शॉर्ट केस में क्योंकि टाइम थोड़ा है तो डेफिनेटली हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, डेट ऑफ एडमिशन, ओपीडी इमरजेंसी या हॉस्पिटल की ऐसी इतनी ज़रूरत नहीं बनेगी शॉर्ट केस के अंदर। तो ये बहरहाल इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। अब एक बात तो ये याद रखें कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो हैं शॉर्ट केस में तो शायद हमें उस तरह ना बतानी पड़े प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, लेकिन लॉन्ग केस के अंदर आपने एग्जामिनर को हिस्ट्री सुनानी होती थी 5 से 6 मिनट्स के अंदर। तो आपने सारी सुनानी होती थी कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तो ये सारा सुनाना होता था एग्जामिनर को ना। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स 3 से ज़्यादा नहीं होती। जैसे गेस्टेशनल एमेनोरिया एक कंप्लेंट हो गई, पल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दूसरी तीसरी कंप्लेंट्स हो गई। 3 से ज़्यादा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स नहीं बोली जाती। एक तो लाजमी होगी क्योंकि वो गेस्टेशनल एमेनोरिया होगा, दूसरी भी लाजमी होगी क्योंकि पेशेंट किसी प्रॉब्लम के साथ ही आया है, तो तीसरी मीन्स अगर है तो ठीक है, वरना वरना आप जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपको फील होता है कि एक और भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इंपॉर्टेंट है तो दो को आप इकट्ठा कर दें, पैल्पिटेशंस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ 3 वीक्स, और फिर तीसरी में आप कुछ भी और डाल दें, चेस्ट पेन सपोज, मीन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो 3 से ज़्यादा जो है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स वो नहीं बोली जाती। अगर 3 से ज़्यादा बोली जाएं तो उनका कहीं ना कहीं रिदम और फ्लो जो है वो उस तरह इम्पेक्ट नहीं डालता। और फिर बाज़ात अब जैसे हमारा कार्डियक डिजीज़ इन प्रेगनेंसी का केस है, बाज़ात ये होता है कि पेशेंट जो आपके पास आई है वो कल परसों दाखिल हुई हैं, एको के ऊपर पता चला है कि उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, माइट्रल स्टीनोसिस है, मींस पेरीपाटम कार्डियोमायोपैथी है। बाज़ात पेशेंट को पहले से पता होता है, जैसे फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में पता चल गया। बाज़ात प्रेगनेंसी से पहले से प्रॉब्लम होता है, जैसे कि वैल्व रिप्लेसमेंट या मैकेनिकल वैल्व है, तो आप उसको उसी हिसाब से प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आप बता सकते हैं कि अगर पहले से पता है तो आप कहेंगे पेशेंट इज़ अ नोन केस ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस डायग्नोज्ड ऑन एकोकार्डियोग्राफी इन सेकंड ट्राइमेस्टर, पेशेंट इज़ अ नोन केस ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस डायग्नोज्ड ऑन एकोकार्डियोग्राफी बिफोर प्रेगनेंसी 6 months ago या 1 year ago।
तो ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के अंदर आप बता सकते हैं, और फिर आप साथ विद हैज़ प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ गेस्टेशनल एमेनोरिया। तो ये हो गया प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हिस्ट्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस। अब ये आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ या आई विल आस्क डिटेल्स। ये मैंने इस तरह से लिखा है कि ये जो कार्डियक डिजीज़ इन प्रेगनेंसी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग केस में जैसे बहुत आता था, शॉर्ट केस में आ सकता है, पेशेंट बैठा होगा। ये स्ट्रक्चर डिस्कशन में आ सकता है। स्ट्रक्चर डिस्कशन ये होती है कि आप जाते हैं एग्जामिनर के पास, एक सिनेरियो पड़ा होता है, आप सिनेरियो पढ़ते हैं और एग्जामिनर फिर आपसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चंस में बाज़-औक़ात एग्जामिनर का क्वेश्चन होता है कि आपने ये सिनेरियो पढ़ लिया है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम दिस पेशेंट, ठीक है, कि हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पूछना चाहेंगे। तो ये मैंने उस हिसाब से लिखा है कि उनको इस तरह बोला जा सकता है कि आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये एग्जामिनर से आप बातें कर रहे हैं। अगर आप पेशेंट से, रियल पेशेंट से बात करेंगे तो डेफिनेटली मेरा मतलब है कि आप फेस टू फेस बात करेंगे कि आपका क्या नाम है, आप किस मसले के साथ आई हैं। लेकिन एग्जामिनर से अगर बात हम करें तो हम इस तरह बता सकते हैं। अब फिर कार्डियक डिजीज़ के अंदर जैसे बहुत ज़रूरी हमें पूछना होता है कि प्री कंसेप्शन, अगर पहले से प्रॉब्लम का पता है तो क्या प्री कंसेप्शन काउंसलिंग हुई, क्या एकोकार्डियोग्राफी हुई, क्या कार्डियक मेडिसिन को रिव्यू किया गया है, पेशेंट कोई कॉन्ट्रासेप्शन ले रही थी, यानी कि ये प्लान प्रेगनेंसी है या ये मींस अनप्लान प्रेगनेंसी है, सरप्राइज प्रेगनेंसी है। फिर इसी तरह सिम्टम्स, कार्डियक डिजीज़ के अंदर मोस्टली सिम्टम्स होते हैं वीकनेस, चेस्ट पेन, पैल्पिटेशंस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इनमें से किसी एक सिम्टम के साथ पेशेंट प्रेजेंट करती है कार्डियक डिजीज़ की, क्योंकि ये वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स में आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप ये देखिए कि ये वाले क्वेश्चंस हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑनलाइन, जिसको ऑर्थोपनिया भी बोलते हैं, ठीक है। चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ को जाहिर करता है। स्वेलिंग ऑन फीट एंड फेस। अब ये बेसिकली जो सिम्टम्स हैं ना, ये आइडियली तो जब लॉन्ग केस होता था हर ट्रामेस्टर में आपने पूछने होते थे, लेकिन शॉर्ट केस में डेफिनेटली आप एक या दो बारी पेशेंट से पूछेंगे। और ये सिम्टम्स बेसिकली इसलिए पूछे जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमने न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन, ये न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन बाज़ात एग्ज़ाम वो बोलते हैं नेहा क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेहा क्लासिफिकेशन, दिस इज़ नेहा इज़ नॉट एनी टर्म, ठीक है। ये कोई स्टैंडर्डाइज्ड एब्रीविएशन नहीं है नेहा, ये सीपीएसपी के एग्जामिनर्स ये टर्म यूज़ करते हैं, तो बाज़ात इंसान कंफ्यूज हो रहा था कि ये कौन सी क्लासिफिकेशन है। तो दैट इज़ बेसिकली न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर वो कहते हैं ना नेहा क्लासिफिकेशन, आपको इस तरह बोलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन होती है। कार्डियक डिजीज़ इन प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने हर ट्रामेस्टर के अंदर जो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन है, क्योंकि वो वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स के ऊपर बेस करती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, तो हमने हर ट्रामेस्टर के अंदर कहीं ना कहीं अपने पेशेंट को क्वांटिफाई करना होता है कि ये किस क्लास के अंदर जो है पेशेंट, क्योंकि अगर वो फर्स्ट ट्रामेस्टर में क्लास 1 था और अब थर्ड ट्रामेस्टर में क्लास 2 है, तो इसका मतलब है कि सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं। क्लास 2 था तो क्लास 3 है, तो सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं। क्लास 2 था, अभी भी क्लास 2 है, इसका मतलब ये है कि स्टेबल चल रहा है, मीन्स उसकी कार्डियक कंडीशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप ये देखें कि प्रेजेंट सिंस चाइल्डहुड, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होगी तो बचपन से पता होगा, बचपन से प्रेजेंट होगी। अगर पहले से पता है तो क्या एको करवाई गई, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया गया, क्या अगर इसी तरह पहले से अगर पता है, अगर कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की पेशेंट प्रेग्नेंट होती हैं तो देर इज़ अ रिस्क के बच्चे में भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो सकती है, तो फिर फीटल एको भी करवाई जाती है नॉर्मली स्कैन के साथ। अगर पहले से पता होता है कि एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो फिर फीटल एको भी कराई जाती है नॉर्मली स्कैन के साथ। इसी तरह सिम्टम्स इन लास्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि हो सकता है पिछली प्रेगनेंसी में पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी जिसको बोलते हैं कि वो हुई हो और अब रिकरेंस हो रही हो। फिर इसी तरह सर्जरी, अब देखें जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं या वेल्व रिप्लेसमेंट होती है, उनकी सर्जरी होती है, पेशेंट की हिस्ट्री भी होती है। वैसे तो सर्जरी कोई और भी हो सकती है, अपेंडिसाइटिस, मिड लाइन लेप्रोटमी, वो भी हमें पता होना चाहिए, मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मैंने, क्योंकि आप ये देखें ना, ये सिर्फ हिस्ट्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यानी कि कार्डियक डिजीज़ की कोई सर्जरी तो नहीं हुई,
ठीक है, मेडिकेशन कोई वारफरिन या हेपरिन एंटीकोएगुलेंट्स तो नहीं यूज़ कर रहे। ऑब्स्टैट्रिक की हिस्ट्री फिर हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है, पीपीएच, प्रेगनेंसी इंटरवल, पैरिटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। गायनी की हिस्ट्री, हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तो नहीं है क्योंकि उससे कहीं ना कहीं अनीमिया जस्टिफाई होगा। अनीमिया कार्डियक डिजीज़ के साथ वर्सनिंग में मींस वर्सनिंग करता है। मेडिकल हिस्ट्री में आप ये देखें कि जॉइंट पेन, फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की तरफ हमें इशारा मिलेगा। फैमिली हिस्ट्री में ये हुक्म बोलते हैं हाइपर ट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, उसका हमें मींस क्लू मिलता है। ड्रग इनटेक जैसे ब्लड थिनर पेशेंट ले रही है। अब आप ये देखें कि हार्ट डिजीज़ के अंदर ये 4 सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पैल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, एडीमा। कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ का जो पेशेंट होता है प्रेगनेंसी में इन इन सिम्टम्स के साथ वो प्रेजेंट करता है। अब यूजुअली ऑब्स्टैट्रिक्स के पेशेंट के ऑब्स्टैट्रिक्स का जो केस होता है ना, उसके अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ना यूजुअली मींस नहीं पूछे जाते क्योंकि डेफिनेटली प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी के साथ एक आधा पेशेंट का कंसर्न है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो नहीं होते। लेकिन फिर भी सपोज करें एग्जामिनर पूछ लेते हैं हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद, क्योंकि अब ये शॉर्ट केस जो हो गया है, एक स्टेशन पे हिस्ट्री एग्जामिनेशन और दूसरे पे इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट। तो अगर एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि व्हाट आर योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो डेफिनेटली आपको आइडिया हो रहा है कि कार्डियक डिजीज़ है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि कौन सी कार्डियक डिजीज़ है क्योंकि आपके पास इन्वेस्टिगेशंस नहीं आई अभी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस यूजुअली इन्वेस्टिगेशन से पहले ही पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्स गाइनी के अंदर बाद में भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर स्कैन दे दिया जाएगा किसी भी केस के अंदर तो फिर मेरा मतलब है कि डायग्नोसिस बड़ा कंफर्म हो जाता है। तो बाज़-औक़ात वो इन्वेस्टिगेशंस या स्पेशली स्कैन देने से पहले ही पूछते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। तो अब आप ये देखें कि कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो सकता है क्योंकि अभी तक मेरे पास एको नहीं है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है। फिर ये देखें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर पेशेंट ने कहा कि मुझे पैल्पिटेशंस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो मैं कार्डियक डिजीज़ ही कंसीडर करूं। मैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को भी मैंने रूल आउट करना है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री हो सकती है पेशेंट की। इसी तरह इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी मेरा मतलब है पैल्पिटेशंस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि अंडरलाइन कहीं ना कहीं एनीमिया भी होता है हमारे पेशेंट को। तो मेरा मतलब है कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं जिनको आप जहन में रख सकते हैं कि अगर पूछें तो ये बताया जा सकता है, क्योंकि जब तक एको नहीं मिलेगी तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा एग्जैक्ट डायग्नोसिस जो है वो बताना। तो अब ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस की थोड़ा सा है। फिर आइडियली पेशेंट शुड बी क्वांटिफाई अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन इन ईच ट्रिमेस्टर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे लॉन्ग केस अगर हो ना, तो ये हर ट्रेमेस्टर के अंदर आपने क्लासीफाई करनी होती है न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन, क्योंकि आप बेसिकली वर्सनिंग देखते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है ऑलवेज ट्राई टू रूल आउट रीजंस फॉर अनीमिया एज वेल इन अ पेशेंट विद कार्डियक डिजीज बिकॉज सिम्टम्स आर द सेम। कि आप अनीमिया, अगर आप प्री ऑक्यूपाइड कार्डियक डिजीज माइंड में नहीं बना सकते, आपने हो सकता है वो अनीमिया का पेशेंट हो, तो अनीमिया और कार्डियक डिजीज के सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। तो आप इसीलिए बेटर ये है कि अगर आपको पता भी चल जाए, जैसे पेशेंट अगर आपको बता भी देती है कि सपोज कोई वाल्व का प्रॉब्लम है, तो भी मेरा मतलब है आप अनीमिया के कुछ सवाल ज़रूर पूछें, जैसे कि आप खुराक ठीक खाती हैं, गोश्त का इस्तेमाल करती हैं, फलात की गोलियां खा रही हैं, छोटे पेशाब या बड़े पेशाब का मसला तो नहीं है, छोटा पेशाब बड़ा पेशाब ठीक आता है आपको, मीन्स इसको मीन्स यूरिन, बावल और ब्लैडर की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा पखाने वाली जगह पर ख़ारिश तो नहीं होती, आप कोई जिस तरह होता है कच्चे चावल या मिट्टी तो नहीं खाती जो कि पाई का इंटेक होता है। तो जल्दी अनीमिया के ना ऑब्स्टैट्रिक के कोई भी केस हो, अनीमिया के 4 5 6 सवाल ज़रूर पूछें, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे ना इन्वेस्टिगेशंस में, आई कैन गारंटी यू कि आपका मरीज़ अनीमिक होगा ही होगा, इसके साथ उसका कोई और प्रॉब्लम होगा, यूजीआर, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज़, डायबिटीज़, अनीमिया ज़रूर होगा। और हो सकता है आपका वाइवा जो है वो अनीमिया के ऊपर हो जाए, यानी कि आपका पेशेंट आया पॉलीहाइड्रोमिनोस के साथ लेकिन आपका वाइवा पूरा अनीमिया के ऊपर हो गया। ठीक है, लॉन्ग केस में यही होता था, क्योंकि कभी भी मरी पेशेंट जो है वो, जो रियल पेशेंट होता है, वो किसी एक कंसर्न के साथ नहीं आता, वो प्रेगनेंसी विद हाइपरटेंशन, विद आईयूजीआर, विद माइल्ड या मॉडरेट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विद ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ये एग्जामिनर की मर्जी होती थी कि वो जिस मर्जी, मेरा मतलब है
जिस मर्जी टॉपिक के ऊपर वो बातचीत शुरू कर दें, जैसे हो सकता है वो ब्रीच के ऊपर भी बात शुरू कर दें और ईसीवी के ऊपर बात शुरू हो जाए, उसी में ही सारा वाइवा हो जाए। इसीलिए ये लॉन्ग केस वाला जो पैटर्न होता था वो मींस एग्जामिनर्स को ज़्यादा पसंद था, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस होती थी एवेल्यूएट करने की और फिर फेल करने की, ठीक है, कि रीज़न बनाने की कि फ़ेल करने के लिए वो कुछ ना कुछ बाज़-औक़ात आपका केस कुछ और होता था और आपका वाइवा किसी और चीज़ पर हो जाता था। बहरहाल नेक्स्ट आ जाता है केस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ये केस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन जो है, वैसे तो हमने जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, हमने लिम्फ नोड्स भी जैसे चेक करनी होती हैं, थायराइड चेक करना होता है, हमने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना होता है, हमने रिस्पिरेटरी करना होता है, सीवीएस करना होता है, एब्डोमिनल करना होता है। ये सारे वैसे तो लॉन्ग केस में ये सारे एग्जामिनेशन करने होते थे, ठीक है। इवन बैक का भी एग्जामिनेशन करना होता था, लेकिन शॉर्ट केस में क्योंकि अब टाइम थोड़ा होता है तो वो कहते हैं कि सिर्फ अपना केस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन करें। अब कार्डियक डिजीज़ में केस ओरिएंटेड जो एग्जामिनेशन होगा, आप ये देखें कि वाइटल्स तो आपको लाजमी चेक करने पड़ेंगे, अनीमिया को भी लाजमी देखना पड़ेगा, क्योंकि कार्डियक डिजीज़ विद अनीमिया इसका मतलब ये है कि वर्सनिंग, मेरा मतलब अनीमिया भी करेक्ट करना है आपने। फिर जेवीपी, जेवीपी सिर्फ तब देखी जाती है अगर आपको फील होता है कि आपका पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर में है, और मीन्स एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग जिस तरह अपने माइंड में नहीं होती, जहन में ये रखें कि जो एग्ज़ाम में पेशेंट आएगा 99% चांस ये है कि उसकी जेवीपी रेज्ड नहीं होगी, क्योंकि अगर वो हार्ट फेलियर में है तो फिर उसको एग्ज़ाम में तो नहीं लाएंगे ना वो, क्योंकि हार्ट फेलियर के पेशेंट को तो नहीं वो एग्ज़ाम में मींस स्ट्रेस देंगे एडिशनल एग्ज़ाम के अंदर उसको लाकर या ट्रैवलिंग करवा कर हॉस्पिटल से दूर। तो ये एक जिस तरह होता है ना डिफ़ॉल्ट, अपने माइंड में रखें कि आपने वहाँ पे जेवीपी रेज्ड नहीं करवानी, ठीक है। लेकिन हमें पता होनी चाहिए जेवीपी मैयर कैसे करते हैं, वो आगे मैं जैसे वीडियो प्ले करूँगा। तो वो इस वजह से कि बाज़-औक़ात ये होता था कि वो क्वेश्चन ये करते थे आपसे कार्डियक डिजीज़ में कि जी अपने पेशेंट के ऊपर जेवीपी मैयर कर कर दिखाएं। ये भी मेरा मतलब है लॉन्ग केस का क्वेश्चन पूछा जाता था कि जेवीपी है ठीक, लेकिन मैयर कैसे करते हैं, मैयर कर कर दिखाएं जेवीपी, ठीक है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए जेवीपी को मैयर कैसे करते हैं। फिर पैडल एडीमा, सैक्रल एडीमा, कहीं ना कहीं फेशियल पैडल सैक्रल एडीमा, ये सब कार्डियक डिजीज़ के पेशेंट के अंदर होते हैं। और फिर कंप्लीट कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन, जब हमारा पेशेंट ही कार्डियक डिजीज़ का है तो हमें उसका पूरा कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। उसके अंदर इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। देखें एग्जामिनेशन तो कार्डियोवास्कुलर बहुत डिटेल में होता है, आपने इंस्पेक्शन भी करनी होती है, आपने पैल्पेशन करनी होती है, फिर आपने परकस करके हार्ट का बॉर्डर मालूम करना होता है, फिर आपने ऑस्कल्टेट करना होता है। मींस कि ये बजाते खुद बहुत एक कंप्लीट या बहुत लेंथी एग्जामिनेशन होता है, लेकिन हमने सिर्फ अपने जैसे कि बड़ा लिमिटेड सा कार्डियक ओरिएंटेड प्रेग्नेंट पेशेंट का हमने एग्जामिनेशन करना होता है। तो मैं अब आगे उसकी वीडियोस प्ले करूंगा। वैसे तो कार्डियोवास्कुलर जैसे मैंने बताया कि हार्ट के बॉर्डर्स भी फील करने होते हैं आपने परकस करके, कि फील से मुराद के वो लोकेट करने होते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर हमें सिर्फ कार्डियक पता होना चाहिए कि थोड़ा सा जैसे रूटीन सा एग्जामिनेशन क्या करना है। तो फिर आप ये देखें कि ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप इंस्पेक्शन के ऊपर देर इज़ आप चेस्ट डिफॉर्मिटी देखते हैं, विजिबल वेन्स या पल्सेशंस देखते हैं। बाज़-औक़ात मैंने जैसे प्रेग्नेंट में, प्रेगनेंसी में तो नहीं लेकिन वैसे देखा हुआ है, जैसे कि कार्डियक पेशेंट होता है तो उनकी आपको सिर्फ इंस्पेक्शन के ऊपर जैसे एपेक्स बीट आपको नज़र आ रही होती है वैसे पैल्पेट करती हुई ना, तो ये देखना होता है। फिर आपने पैल्पेशन से एपेक्स बीट को लोकेट करना होता है, जो कि जैसे लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में है, मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। ये मैं कि हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि जी कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन को एक्सप्लेन करें अपने पेशेंट के, तो फिर उसमें ये चीज़ें एटलीस्ट बोलनी होती हैं। फिर जैसे फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड्स आर ऑडिबल विद नो एडिड साउंड्स, नो मर्मर और एबनॉर्मल साउंड्स आर हर्ड, इजेक्शन सिस्टम, या फिर क्योंकि प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर जो सिस्टोलिक मर्मर्स होते हैं वो
कहीं ना कहीं सुनाई दे जाते हैं, नॉर्मल होते हैं। डायस्टोलिक मरमर्स नॉर्मल नहीं होते प्रेग्नेंट पेशेंट में ना। तो कहीं ना कहीं आप ये देखें कि इजेक्शन सिस्टोलिक, अगर इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर मिल जाता है आपको, तो फिर आपने ये बताना होता है कि किस एरिया के ऊपर वो आपको मिला है, एओर्टिक एरिया पे, माइट्रल एरिया पे, ट्राइकस्पिड एरिया पे, किस एरिया पे मिला है। ठीक है, अव्वल मैंने तो ये सोचा हुआ था कि मैंने ये बताना है कि जी नो मरमर्स और एबनॉर्मल साउंड्स आर हर्ड, क्योंकि मुझे तो मरमर नहीं सुनना आता। अगर मैं कहूँगा मरमर है तो फिर वो मीन्स मुझे उस पर ना फंसा लें, क्योंकि CPSP के एग्ज़ाम में ये होता है कि आप जो बताते जाएंगे ना, आप बेसिकली एग्जामिनर आपकी बताई हुई बातों में से ही नया सवाल निकालता जाएगा। ठीक है, तो अब ये एग्जामिनेशन है। ठीक है, ये कंप्लीट आपने कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन करना होता है। तो ये मैं उसकी वीडियो प्ले करता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा एग्जामिनेशन पता हो कि हमने एग्जामिनेशन, कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। अब ये उसकी वीडियो है। Good morning, everybody. My name is Dr. Rupesh. I am the Associate Professor Physiology. Now moving ahead, we are going to confirm our. देखिए, मैंने इसके अंदर इंस्पेक्शन जो है, क्योंकि डेफिनेटली हम वहाँ पे पेशेंट को एक्सपोज करेंगे, तो हम इंस्पेक्शन देख लेंगे कि मीन्स जैसे वो एक होता है कि कोई विजिबल एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई विजिबल वेन नहीं है, कोई हमें विजिबल पल्सेशंस फील नहीं हो रही। ठीक है, मैंने उसको, मेरा मतलब है ये जो वीडियो के अंदर नहीं इंक्लूड किया, मैंने सिर्फ वो वाले किए हैं जो कि हमने हैंड से जैसे करने हैं, क्योंकि इंस्पेक्शन तो आईज से हमने करना है, वो हम देख सकते हैं। अब इंस्पेक्शन होगी, जैसे पेशेंट को एक्सपोज किया, उसको देखा कि कोई विजिबल डिफॉर्मिटी नहीं है, विजिबल वेन नहीं है, कोई पल्सेशंस नहीं है। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट करते हैं, जैसे एपेक्स बीट को कैसे हमने लोकेट करना है। Inspectory finding in case in this patient by palpation. So in palpation, we are going to confirm the position of apex beat. So moving ahead for the apex beat, with regard to the apex beat, in this case the apex beat is not seen, then how to confirm the position of the apex beat? The confirmation is done with the help of palm. Just warm up your palm and then directly place the palmar area just in the inframammary region like this. Once you are placing, you will get some pulsation underneath your palm. So feel that pulsation, and later on you have to localize the position by just turning your palm like this at the area of maximum pulsation underneath your palmar surface. So now I am getting the maximum pulsation in this mid area, the ulnar surface. Now you have to localize it with the help of finger like this. Again feel for the pulsation and find out the maximum area for the pulsation. Yes, so we are getting the pulsation over here. Now how to confirm this position? It is a very simple method. Just feel for the jugular notch in the patient. Roll out your finger downwards from the jugular notch till you are getting the first bony prominence. This first bony prominence, it marks the angle of Lewis or the manubriosternal junction. Now just roll out your finger laterally over the left side. You will get the second rib, and just below the second rib you will get the second intercostal space. Then feel for the third rib. You will get the third intercostal space just below that. Then the fourth rib, fourth intercostal space. Then the fifth rib, and here you are landing in the fifth intercostal space at this location. Now we have marked it. We have find out that apex beat, it is lying in the fifth intercostal space. Now how to find the exact location? It is by the way of imaginary line, which is the mid-clavicular line. So if you draw a mid-clavicular line, in this case you will find that the apex beat, it is found exactly over this mid-clavicular line. So we can conclude that the position of apex beat, it is in the left fifth intercostal space
over the mid-clavicular line. Now once you have located the apex beat, we have to again check out its characteristics in the form of rate, rhythm and the force, which we have discussed earlier in the inspection. ठीक है, ये देखें, अब ये हो गया एपेक्स बीट को हम ऐसे लोकेट करते हैं, ठीक है। अब एपेक्स बीट के बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हमने इंस्पेक्शन हो गया, फिर पैल्पेशन हो गया, फिर बेसिकली तो नेक्स्ट स्टेप होता है परकशन। परकशन में ये होता है कि हमने परकस करके हार्ट के जो बॉर्डर्स हैं ना वो देखने होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर मेरा मतलब है कि इतनी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि हमने लिमिटेड सा जैसे हमने एग्जामिनेशन करना होता है, सिर्फ थोड़ा सा जैसे कार्डियक ओरिएंटेड लिमिटेड सा हमने एग्जामिनेशन करना होता है, तो हार्ट के बॉर्डर्स जो हैं उनको वो एक मिनट है, मैं वीडियो पहले जो है ना, तो हाँ, इंस्पेक्शन हो गया, इंस्पेक्शन के बाद पैल्पेशन हो गया, एपिक स्पीड, परकशन जो होता है वो फिर परकस करके हार्ट के बॉर्डर्स देखे जाते हैं। उसकी एज सच हमें ज़रूरत नहीं है अपने मींस ऑब्स्टेट्रिक्स के पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो आपने जैसे इंस्पेक्शन किया, आपने एपेक्स बीट को लोकेट किया, ठीक है, और उसके बाद आपने हार्ट साउंड सुननी होती हैं, जिसको हम परकशन के बाद ऑस्कल्टेशन जो होता है, तो ये हार्ट साउंड सुनने के लिए है, ठीक है। क्योंकि हमने वहाँ पर अगर हमें परफॉर्म भी करना पड़े तो हमने वहाँ पे मींस एक्चुअल वाला जैसे कंप्लीट कार्डियोवास्कुलर नहीं करना होता, हमने सिर्फ अपने केस से रिलेटेड बस इम्पोर्टेंट सा कर कर दिखाना होता है बेसिकली कि ना, कि ये मींस इस तरह किया जाता है, ठीक है। तो ये हार्ट साउंड्स ऐसे लोकेट करते हैं। Good morning everybody. My name is Dr. Rupesh. I am the Associate Professor Physiology. Hello everybody. Now we are moving for the last part in a clinical examination of cardiovascular system, that is the auscultation. Now in auscultation we are going to auscultate for the various heart sounds. There are mainly 4 heart sounds. First heart sound, second heart sound, third heart sound and fourth heart sound. Among these 4 heart sound, only 2 heart sound, that is first heart sound and second heart sound, they are audible with the stethoscope. Remaining third and fourth heart sound, they are not audible with stethoscope, rather they are audible with phonocardiogram. So in this examination we are using stethoscope for the auscultation of only first and second heart sound. So before discussing the heart sound, we should know in which area we are going to auscultate for various heart sound. Areas, they are divided mainly into the 4 areas of auscultation. First area, it is the mitral area, which coincides with the apex beat. Second area, it is the tricuspid area. Third area, it is the aortic area. And the fourth area, it is the pulmonary area. Now, as in a previous discussion, we have already find out where is the exact what is the exact location of the apex beat. So, you can place directly stethoscope over that area in regard to the examination of heart sound over the mitral area. So here in our case, we have find out the position of apex beat in the left fifth intercostal space over the mid clavicular line. So this was the area where we have got the apex beat. So using the stethoscope, we are placing the stethoscope directly over the mitral area to listen for the heart sound. Make sure that the stethoscope, it is on. Place the diaphragm directly over the apex beat and listen to the sound. Now, this is how the mitral area is auscultated. Now, what about the tricuspid area? The tricuspid area, it is located in the left fourth intercostal space near the left border of the sternum. As we know how to find out the intercostal space, I am repeating it again. Jugular notch,
roll your finger downwards till you will get the first bony prominence, sternal angle. On the left side, you will get the left second rib. Below the left second rib, it is the left second intercostal space. Then like that, third rib, third intercostal space, fourth rib, fourth intercostal space. So this is the left border of the sternum. So here it is exactly the left fourth intercostal space beginning from this point. So this point, it marks the area for the tricuspid area auscultation. So we will put the stethoscope in this area and again listen to the sound. Now coming to the auscultation in the pulmonary area. Pulmonary area, it is located again on the left side 2 centimeter away from the left border of sternum. So as we know, sternal angle, second rib, second intercostal space, approximately 2 centimeter will be like this, approximate finding, or you can use the ruler. You can place the ruler and find out 2 centimeter over here. So this will be the pulmonary area. Put your stethoscope directly over this area. Listen to the heart sound. Now coming to the aortic area. Now where is to find aortic area? Aortic area, it is on the right side. Right second intercostal space near the right border of sternum. So again the sternal angle, right second rib, and just below the right second rib is the right second intercostal space, and this will be the right border of sternum. So here is the aortic area. So we are placing the stethoscope directly over this area to listen for the heart sound. Now whenever you are listening for any heart sound, you will get both heart sounds in all these 4 areas. It means you will get first heart sound and second heart sound in mitral, tricuspid, pulmonary as well as aortic areas. But the intensity of first heart sound, it is louder in mitral area and the tricuspid area, while the intensity of second heart sound, it is louder in pulmonary and the aortic area. Now the question arises, which is the first heart sound and which is the second heart sound? The first and second heart sound can be discriminated very easily and nicely by using the carotid artery pulsation. Whenever you are listening to the any heart sound, at the same time you have to feel for the carotid pulsation in the neck. So like this, whenever you are listening for the heart sound, for example, I am listening to the over the mitral area, I will place the stethoscope over the apex beat and I will just insert my finger or just inside the anterior border of the sternocleidomastoid. Check it out. This is the sternocleidomastoid muscle. So this is the sternocleidomastoid muscle. So I will just insert my fingers from the anterior border inside of the sternocleidomastoid. Now you will get the pulsation over the pulp of your finger. So the heart sound which coincide with the pulsation, it is the first heart sound. And the heart sound which does not coincide with the pulsation, it is the second heart sound. So that's how you can discriminate between the first heart sound and second heart sound. You have to repeat this procedure whenever you are auscultating any of the area. Is it clear? Now regarding the first and second heart sound. Now how this first heart sound, it is to be discriminated from the second heart sound apart from the pulsation of the carotid. It is by their characteristics, features. So what are the characteristic features of the first heart sound? First heart sound, it is louder. First heart sound, it is lengthier, or it is having wide duration, and it is having a low amplitude. For the second heart sound, it is exactly opposite. It is short duration, it is sharp, and it is having the high amplitude. So as again I am repeating, first heart sound can be better heard in mitral and tricuspid, and the second heart sound, it is better heard in pulmonary and aortic.
आप ये देखें कि ये हमारे जो है हार्ट साउंड हो गए। इसमें मैं इंपॉर्टेंट बात है ये बताना चाहता हूँ कि देखें, जैसे उन्होंने बताया कि फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए आप कैरोटिड के ऊपर फिंगर्स रखते हैं। ये इस चीज़ की मिस्टेक निकाली गई CPSP के लॉन्ग केस के अंदर। जब किसी कैंडिडेट ने दिया ना, तो उन्होंने नहीं हाथ रखा, तो एग्जामिनर ने कहा कि आपको कैसे पता चला फर्स्ट हार्ट साउंड सेकंड हार्ट साउंड, क्योंकि वो जैसे हम वहाँ पे जैसे परफॉर्म करते हैं कि जी हमने ये स्टैट रख के सुनी है फर्स्ट हार्ट साउंड सेकंड हार्ट साउंड। तो उन्होंने कहा कि आपका जैसे कि आपने तो हाथ ही नहीं रखा, तो आपको पता कैसे चला। तो मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि ये इसीलिए मैंने ये वीडियोस भी ये प्ले किए हैं कि लॉन्ग एग्ज़ाम के अंदर हमें पता नहीं होता कि वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे। क्योंकि कार्डियक डिजीज़ है तो डेफिनेटली कार्डियक डिजीज़ में वो जस्टिफाई हैं कि वो आपको कहें कि जी कार्डियक एग्जामिनेशन तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका तो मरीज़ ही कार्डियक डिजीज़ का है। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि जब ये एरियाज़ माइट्रल ट्राइकस्पिड पल्मोनरी ऑटिक एरियाज़ के ऊपर आप स्टैथ रखें, तो आपने एक हैंड को ऐसे ही जस्ट प्रिटेंड करना है कि आपने कैरोटिड के ऊपर भी रखा हुआ है, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड को। ठीक है, ये कैटेगोरिकल जो है ना, ये मिस्टेक जो है ये भी मीन्स जैसे निकाली गई एग्ज़ाम के अंदर ना। ठीक है, कार्डियक डिजीज़ वाले केस में। तो अब हमारा हो गया, देखें इंस्पेक्शन हो गया, फिर पेल्पेशन पर एपेक्स बीट पेल्पेट हो गया, परकशन के ऊपर मैंने जैसे बताया उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर ऑस्कल्टेशन में हार्ट साउंड्स। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है तीसरी वीडियो, वो है JVP की। ठीक है, JVP को हम कैसे चेक करते हैं, क्योंकि ये भी मेरा CPSP के एग्ज़ाम में पूछा गया कि JVP मैयर करके दिखाएं, कि JVP मैयर कर दिखाएं, या JVP को कैसे हम मैयर करते हैं वो एक्सप्लेन करें। क्योंकि वो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके जैसे कि व्हाट विल बी द साइंस ऑफ हार्ट फेलियर, जैसे आपका जब वो वाइवा, What can you do? एक मिनट, ठीक है मैं इसको एक दफ़ा वो कर लूँ। तो जब वो वाइवा ले रहे होते हैं, तो वाइवे के अंदर वो वाइवे के अंदर जब वो वाइवा हो रहा होता है केस का, शॉर्ट केस हो या लॉन्ग केस हो, तो लॉन्ग केस जैसे वाइवे के अंदर वो पूछते हैं कि आपके पेशेंट में क्या साइंस ऑफ हार्ट फेलियर क्या होते हैं। आप जब वो बताते हैं तो आप उसमें भी बताते हैं, JVP भी रेज हो जाएगी, जैसे सिम्टम से मुराद साइंस के अंदर। तो उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन कि JVP को मैयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपका तो पेशेंट ही कार्डियक डिजीज़ का है, अब आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि अभी मुझे तो JVP नहीं मैयर करनी आती, तो फिर वो कहेंगे कि आपका तो केस ही कार्डियक डिजीज़ का है। तो JVP मैयर कैसे करते हैं हमें पता होना चाहिए। वो भी कहीं ये हमने खुद से ये एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं करना होता, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पेशेंट आता है वो हार्ट फेलियर में नहीं होता। तो वहाँ पर आप सिर्फ एक दफ़ा वो जिस तरह पेशेंट की नेक को टर्न कर देख लेते हैं कि आपको JVP की पल्सेशन तो नहीं फील हो रही, नज़र तो नहीं आ रही। अगर नज़र नहीं आ रही तो आपने मैयर नहीं करना होता, क्योंकि JVP हम ये अज्यूम करते हैं कि नॉर्मल है। JVP मैयर सिर्फ तब की जाती है जब हमें डाउट होता है कि अब नॉर्मल है, लेकिन बाज़ औक़ात वो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि मैयर की कैसे जाती है, तो ये उसका तरीका ऐसे है। Hello guys, I am Dr. Keshav Prabhakar. Now we are going to record the GVP of the subject. We'll ask the subject to tilt his head towards the left side. दादा तिकडे बघा जरा, हां तसं जरा वर. And you have to look for the pulsations over this area near the sternocleidomastoid. If the pulsations are seen, we can directly measure it. If in this patient pulsations are not visible, so what we'll do, this is the clavicle, supraclavicular fossa, we'll press it like this, and pulsations would be visible over the neck. Once the pulsations are visible, we will be using two scales. You have to find for the angle of Lewis. What is angle of Lewis? This is the jugular fossa or jugular area. Just trace down and you will get one prominence.
This prominence is known as angle of Lewis. We have to place the scale perpendicular to the angle of Lewis like this in 90-degree angle. We'll use another scale and we have to see for the filling of the vein where the pulsations are available. Just keep the scale parallel to the ground and just mark for the pulsations. Now no pulsations are visible here, so we can keep it like this. So our JV pressure would be 0. Similarly, if our pulsations would have been here, we would have measured it like this. So it's coming 4 centimeter. Just like this shown in the image. In old days, JVP is more prominent, as you can see in this video. Normal value of the JVP is 0 to 4 centimeter of water. In case of congestive cardiac failure or fluid overload, it can increase. Thank you. अब आप JVP की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0 से 4 सेंटीमीटर होती है और कार्डियक फेलियर और फ्लूइड ओवरलोड के अंदर JVP रेज्ड होती है, ठीक है। तो ये JVP का भी क्वेश्चन पूछा गया कि JVP को मेजर कैसे करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहता था कि जब आप पल्स बताएंगे ना कार्डियक पेशेंट के अंदर, जब पल्स बताएंगे तो आप उसके रेट और रिदम पर भी कमेंट करेंगे, वॉल्यूम पर भी। जैसे कि आप वॉल्यूम उसका जैसे वीक वॉल्यूम है या जिस तरह होता है कि लो वॉल्यूम पल्स है, जैसे आप यूँ कमेंट करेंगे जैसे 72 बीट्स पर मिनट रेगुलर क्योंकि इरेगुलर भी हो सकती है, ठीक है। रेगुलर और फिर या एवरेज वॉल्यूम पल्स, लो वॉल्यूम पल्स, वीक पल्स, फिर एक वो बाउंडिंग भी लफ्ज़ बोलते हैं, बाउंडिंग पल्स, कि अगर वो ऐसे थ्रॉबिंग सी आपको फील होती है तो हाई वॉल्यूम पल्स आप बोल सकते हैं। तो बहरहाल के रेट 72 बीट्स पर मिनट, रिदम रेगुलर, ठीक है, या इरेगुलर, और वॉल्यूम वीक या लो वॉल्यूम, बाउंडिंग या हाई वॉल्यूम पल्स, ठीक है। तो ये पल्स के ऊपर आपने इस तरह कमेंट करना होता है सिर्फ कार्डियक डिजीज़ वाले पेशेंट में। बाकी आम रूटीन वाले पेशेंट से आपने सिर्फ बताना होता है 72 बीट्स पर मिनट या 80 बीट्स पर मिनट। फिर JVP हो गया, जैसे मैंने बताया हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में पेडल एडीमा, सैक्रल एडीमा आपने देखना होता है, ठीक है। कंप्लीट कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन करना होता है, जो कि मैंने मीन्स वीडियोज़ में जैसे हमने देखा, फिर उसको एक्सप्लेन इस तरह करना होता है। आप ये देखें वीडियो में भी जैसे उन्होंने बताया कि फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड्स ही ऑडिबल होती हैं, थर्ड और फोर्थ यूजली ऑडिबल नहीं होती, ठीक है। और फिर मरमर के ऊपर मैंने तो सोचा हुआ था कि आई विल नॉट कमेंट ऑन एनी मरमर, आई विल जस्ट से कि नो मरमर और एबनॉर्मल साउंड्स आर हर्ड, ताकि बात ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है कि फिर हर ऑब्स्टेट्रिक्स के पेशेंट के अंदर जो मींस केस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है उसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन मस्ट है, क्योंकि वो तो है ही प्रेग्नेंट पेशेंट। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन में आप देख सकते हैं हम इस तरह एक्सप्लेन उसके मींस अगर हमसे पूछा जाए कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को एक्सप्लेन करें, तो अगर ये क्वेश्चन हो तो आप देखिए फिर उसमें इंस्पेक्शन में मींस हम इस तरह abdomen is protuberant with centrally inverted या everted umbilicus moving equally with respiration, no prominent veins, pulsations, stria या scar marks। अब जैसे प्रीवियस अगर सिजेरियन सेक्शन है तो वो उसका हमने वो देखना है, लेप्रोटमी अगर है वो देखनी है कि मीन्स उसके जो स्कार्स हैं वो भी देखने हैं। अक्सर हमारे पेशेंट जैसे प्रीवियस 1 या प्रीवियस 2 स्कार्स होते हैं। फिर जो पैल्पेशन है, पैल्पेशन जैसे ये हम लीपोल्ड मनूवर करते हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया कि लीपोल्ड मनूवर क्या होता है। तो उसमें आप फिर जैसे बताते हैं कि मीन्स आप उसको फंडल ग्रिप होती है उसकी, वो जिस तरह पेल्विक ग्रिप होती है, और फिर साइडवेज जैसे आप उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आप ये देखें कि एब्डोमेन पैल्पेशन के ऊपर इज सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर, symphysiofundal height is 32 centimeter, lie is longitudinal, presentation is cephalic and presenting part is 5 by 5 palpable above the pelvic brim. A fetal back feels to be on the right side of the patient, जैसे कि fetal back पर भी आप कमेंट करते हैं। फिर
एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में एक और बात ये होती है कि आपने हमेशा पेशेंट के फीटस के वेट के ऊपर कमेंट करना होता है और अमाउंट ऑफ लाइकर पर कमेंट करना होता है। अगर आपकी सिम्फिजियो फंडल हाइट बराबर है गेस्टेशन से तो इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ लाइकर ठीक है। अगर वो छोटी है तो आप इसका मतलब है अमाउंट ऑफ लाइकर भी कम है, बच्चा भी आईयूजी आ रहा है, अमाउंट ऑफ लाइकर भी कम है। अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ लाइकर भी ज़्यादा है और बच्चा भी हो सकता है बड़ा है। और इसी तरह वेट, एस्टिमेटेड फीटल वेट पे कमेंट करते हैं। ये लाजमी होता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के ऊपर ना, कि जब आपने एक्सप्लेन करना है तब ये एक्सपेक्ट किया जाता है सीपीएसपी के एग्ज़ाम में। तो एस्टिमेटेड फीटल वेट ऑफ द बेबी इज़ बिटवीन 2.0 to 2.5 किलोज। अब ये निकाला ऐसे जाता है कि जितनी गेस्टेशनल एज होती है ना, जैसे आप ये देखें कि 32 वीक्स की प्रेगनेंसी है, गेस्टेशनल एज में से 10 को माइनस किया जाता है यानी कि 22 हो गया, और फिर इनके दरमियान में डॉट लगा दें यानी पॉइंट लगा दें तो 2.2 यानी कि 2.2 किलोज का बेबी जो है उसका वेट है। लेकिन अब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के ऊपर हैंड से तो एग्जैक्ट वेट नहीं मेजर कर सकते, तो हमेशा रेंज दी जाती है और आपका जो 2.2 है वो उस रेंज के बीच में आ जाना चाहिए। जैसे कि 2.0 से लेकर एस्टिमेटेड फीटल वेट ऑफ द बेबी इज़ बिटवीन 2.0 to 2.5 किलोस एंड अमाउंट ऑफ लाइकर सीम्स टू बी एडिक्वेट। ये ऐसे बताया जाता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर वो आपसे पूछें कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बताएं ऑब्स्टेट्रिक्स के पेशेंट का, तो उसमें आपने ये बताना होता है। और फिर एक और क्वेश्चन ये होता है, वो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, कि ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंटिंग पार्ट ये फीटल बैक फील्स टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट के राइट साइड पर है, ये इस वजह से होता है कि फीटल हार्ट्स कहाँ पर चेक किए जाते हैं। बेसिकली फीटल हार्ट्स जो होते हैं वो जहाँ पर बच्चे का आपको शोल्डर फील होता है, राइट या लेफ्ट शोल्डर, अगर वो लॉन्गिट्यूडनल लाए है तो ये बेसिकली फीटल शोल्डर के पास फील किए जाते हैं। फीटल आप वहाँ पर अपनी स्टेथोस्कोप रखते हैं कि जब आप लीपोल्ड मनूवर करते हैं तो आप ये देखें कि आप फंडल ग्रिप देखते हैं, आप उसकी पेल्विक ग्रिप देखते हैं, यानी कि आपको आइडिया होता है कि ये मेरा मतलब है कि कफेलिक है। फिर आप साइडवेज देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये मेरा मतलब है लॉन्गिट्यूडिनल है, और आप फील करते हैं कि बेबी की बैक कहाँ है। अब जैसे इस बेबी की जो बैक है, तो अगर मैंने स्टेथोस्कोप रखनी हो फीटल हार्ट्स के लिए तो मैं यहाँ पर रखूँगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं रखूँगा, ठीक है। अम्बलाइकस, ये अम्बलाइकस है, ठीक है, क्योंकि इसकी बैक पेशेंट के राइट साइड पर है, तो राइट शोल्डर जो पेशेंट का, जो बेबी का मीन्स के जो बेबी का वो लेफ्ट शोल्डर बन जाएगा ना, बेबी का वो लेफ्ट शोल्डर बन जाएगा और मदर की राइट साइड, तो इस शोल्डर के पास इधर मैं स्टेथोस्कोप रखूँगा। क्योंकि ये भी एग्जाम में बाज़-औक़ात एक सिंपल सा सवाल पूछा जाता है कि फीटल हार्ट्स, ये जो एब्डोमेन पर आपने स्टेथोस्कोप से सुने हैं, आपने स्टेथोस्कोप यहीं पे क्यों रखी, किसी और जगह पर क्यों नहीं रखी? तो आप ये कहते हैं कि देखिए उसका लाई लॉन्गिट्यूडनल फील हुआ, उसकी बैक जो है वो मैटरनल राइट साइड पे मुझे फील हो रही है, तो जो फीटस का उस साइड मैटरनल राइट साइड पर जो एंटीरियर शोल्डर है ना, उसके ऊपर मैंने अपनी स्टेथोस्कोप रखी है फीटल हार्ट सुनने के लिए, ठीक है। और फिर फीटल हार्ट्स हमेशा याद रखें कि एज लॉन्ग एज ट्विन प्रेगनेंसी या पॉलीहाइड्रोमिनोज या आईयूडी, इन तीन चीज़ों के अलावा अगर आपने फीटल हार्ट्स नहीं बताए, स्टेथोस्कोप पर आपको सुनाई दिए या नहीं दिए वो एक अलग बात है, अगर आपने एग्जामिनर को नहीं बताए तो दिस इज़ अ नेगेटिव पॉइंट, और सीपीएसपी वाले मेरा मतलब है इन छोटी छोटी बातों पर फेल कर देते हैं। तो फीटल हार्ट्स आपको सुनाई दें या ना दें, आप पेशेंट से कंफर्म करें कि बच्चा ज़िंदा है, जैसे कि हरकत हुई है, स्कैन हुआ है, हरकत हुई है, अभी हरकत हुई है, अभी ये थोड़ी देर पहले हरकत हुई है, वो कहती है हाँ हरकत हुई है, सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि बच्चा ठीक है, अलाइव है। आपको स्टेथोस्कोप से फीटल हार्ट्स मिलें या ना मिलें, आपने कहना है फीटल हार्ट रेट इज़ 142 बीट्स पर मिनट। 142 वाज माय रोल नंबर इन मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो आपने 142 बीट्स कि अगर मिले तो ठीक है आप वो बताएं, अगर ना मिले और बच्चा अलाइव है तो आपने कहना है 142 बीट्स पर मिनट। ये अगर आपने फीटल हार्ट्स ना बताए तो सीपीएसपी का काफ़ी सारे एग्जामिनर आपको पास नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये व्हाट नॉट टू मिस, अब सिम्फिजियो फंडल हाइट जो है वो सेंटीमीटर में मैयर की जाती है। फिर आप स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पर आप ये देखते हैं, हो सकता है कार्डियक डिजीज विद स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज हो विद अनीमिया, ठीक है। फिर
एस्टिमेटेड फीटल वेट को काउंट कैसे करते हैं, फिजियोफंडल हाइट से 10 को माइनस करते हैं और उनके दरमियान में पॉइंट लगा देते हैं। फिर नेवर मिस टू कमेंट ऑन अमाउंट ऑफ लाइकर के ऊपर हमेशा कमेंट करना होता है। सीम्स टू बी एडिक्वेट, सीम्स टू बी इंक्रीज्ड, सीम्स टू बी डिक्रीज्ड, ऑलवेज से अमाउंट ऑफ लाइकर सीम्स टू बी एडिक्वेट, यानी कि या तो सीम्स टू बी एडिक्वेट, सीम्स टू बी इंक्रीज्ड, सीम्स टू बी डिक्रीज्ड, आपने ये ज़रूर कमेंट करना होता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पर। अब ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये हो गए हमारे फर्स्ट स्टेशन जो कि हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पर होता है। अब ये कार्डियक डिजीज़ से रिलेटेड आप ये देखिए, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हमने किया जो कि ऑब्स्टेट्रिक से रिलेटेड है, और फिर ये कार्डियक डिजीज़ का CVS का एग्जामिनेशन हमने किया क्योंकि हमारा पेशेंट कार्डियक है। और उसके अलावा ऊपर ये हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं हमारे कार्डियक डिजीज़ से रिलेटेड वो वाले ये क्वेश्चंस हो गए, और फिर ऊपर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स और इंट्रोडक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेशन हो गया, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। ठीक है, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन ये हमारा फर्स्ट स्टेशन हो गया जो कि 10 मिनट्स का होता है। एग्ज़ाम में देखें हिस्ट्री 4 से 5 मिनट में लेनी पड़ेगी, 2 से 4 मिनट के अंदर आपको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। उसमें एग्जामिनेशन में टाइम बचाने का तरीका ये है कि आप 15 सेकंड में पल्स लें, आप 15 सेकंड में बीपी करें, साथ ही आप थर्मामीटर जो है पेशेंट का ओरली जैसे मुंह के अंदर थर्मामीटर जो है वो आप रख दें। और मीनवाइल अगर पेशेंट को कोई खांसी या कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है तो रिस्पायरेटरी रेट को हमेशा अज्यूम करें कि 20 से कम है, 17 18 कुछ भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और थर्मामीटर ओरल इस वजह से रखें आर्म पिट में रखने की बजाय, क्योंकि आर्म पिट में थर्मामीटर रख के ना हम भूल जाते हैं उसको निकालना या उस पेशेंट से मांगना। ओरली आपको नज़र आता रहता है। तो एग्ज़ाम में आप 2 नए थर्मामीटर ले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेशेंट होंगे तो आप उनको, मैंने जैसे पेशेंट को कहा कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू थर्मामीटर है, इसको आप अपने मुंह में रख लें, आपका टेम्परेचर चेक करना है। ठीक है, उससे वो आपको याद रहता है कि थर्मामीटर जो है पेशेंट से वापस भी लेना है, वरना आर्म पिट वाला थर्मामीटर अक्सर आर्म पिट में रह जाता है, पूरा केस ख़त्म हो जाता है और मरीज़ फिर आपको कहता है ये थर्मामीटर तो आपने लिया नहीं। तो वो बड़ी एक एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे बल्कि लिखना भूल गया, जो कि मैं ऐड कर लेता हूँ, BMI। ठीक है, BMI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि BMI जो है हमें हमारे पेशेंट का पता हो, हाइट और वेट। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपने अपने पेशेंट को हेपरिन देनी है या वारफरिन देनी है तो आपने उसको बुकिंग वेट के मुताबिक, या मेरा मतलब जो वेट है उसके मुताबिक देनी होती है। और वैसे भी ऑब्स्टेट्रिक्स के पेशेंट के अंदर जैसे BMI भी हमने चेक करना होता है, तो BMI भी कहीं ना कहीं केस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन में आ जाता है। और उसमें एक क्वेश्चन फिर ये होता है कि शॉर्ट, क्योंकि लॉन्ग केस में कहीं ना कहीं BMI चार्ट ले जाने की भी इजाज़त थी, शॉर्ट केस में शायद नहीं है। तो उसमें यह है कि आप पेशेंट का हाइट और वेट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मेजरिंग टेप भी होती है और वहाँ पर वेट मशीन भी होती है। एटलीस्ट आप अगर BMI वहाँ पे कैलकुलेट ना कर सके तो आप हाइट और वेट बता सकते हैं कि पेशेंट का वेट जो है वो 50 kg है या पेशेंट का वेट 60 kg है। और फिर या हाइट और वेट आप अगर चेक कर लें तो आप एग्जामिनर को कह सकते हैं कि आई वांट टू नो द BMI ऑफ दिस पेशेंट बिकॉज आई कांट वो BMI में यहाँ पर फौरी तौर पे कैलकुलेट नहीं कर सकता। और हो सकता है कि अगर वो BMI चार्ट ले जाने की इजाज़त दे तो वहाँ से आसान हो जाता है, आप हाइट और वेट को रखते हैं और आप BMI देख लेते हैं। ठीक है, तो BMI जो है उसको भी ऐड कर लें। BMI जो है वो हमने यहाँ पर ना कि BM और आई, ये मैं अभी ऐड कर लूँगा इसके अंदर, ये मैं लिखना भूल गया। तो अब ये वाली वीडियो जो है ये मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, अज्यूमिंग कि ये हमारा स्टेशन है हिस्ट्री और एग्जामिनेशन का, और वैसे भी वीडियो के बहुत लंबी हो जाए तो फिर बाज़-औक़ात उसको अपलोड करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है कार्डियक डिजीज़ इन प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।